नंद वंश के पतन के बाद भारत में एक ऐसा साम्राज्य का उदय हुआ जिसने पूरे अखंड भारत को फिर से एक सूत्र में पिरो दिया। यह साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, जो अपने समय में विश्व का महानतम साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम ब्राह्मण साहित्य, इसमें पुराण था। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक थी कौटिल्य अर्थात चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, उससे भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी और पतंजलि की महाभाष्य, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश, दिव्यवदान इत्यादि पुस्तकें हैं जिससे मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट परमन से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा विदेशियों ने इनके बारे में भी जानकारी दी है, जिसमें स्ट्रेबो, कर्टियस, प्लिनी, जस्टिन, प्लूटार्क, अरिस्टोबुलस आदि प्रसिद्ध थे। पुरातत्व में अशोक के शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पालिश वाले मृदबांड, चांदी और तांबे के पंचमार्क सिक्के, इनसे भी मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। आइए हम मौर्य साम्राज्य के विषय में कुछ फैक्ट देखें। पहला, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है और बौद्ध और जैन साहित्य ग्रंथ में इनको क्षत्रिय कहा गया है। विशाखदत्त की कृत मुद्रा राक्षस, इसमें इनको विरसल यानी निम्न कुल का बताते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है, उसने यानी चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। यह कथन प्लूटार्क का है। यह बहुत प्रसिद्ध कथन है और अक्सर एग्जाम में आता भी रहता है। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। चाणक्य एक महान कूटनीतिज्ञ था। शायद यह भारतीय इतिहास का सबसे महान कूटनीतिज्ञ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य ही था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता सम्राट बना? ये चाणक्य की सहायता से सम्राट बना। चाणक्य की सहायता से नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना। अगला है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? आपका उत्तर है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? जैन मुनि भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? इन्होंने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रावण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कैसे त्यागा? संलेखना के द्वारा इन्होंने अपना प्राण त्यागा था 298 ईसा पूर्व में। संलेखना होता क्या है? संलेखना का अर्थ होता है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में हराया था। सेल्यूकस ने कौन कौन से प्रांत चंद्रगुप्त को दिए थे? काबुल ले लिया था, कंधार ले लिया था, हेरात और मकरान। पूरे अफगानिस्तान पर चंद्रगुप्त ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, सेल्यूकस निकेटर ने अपने किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था? तो उस पुत्री का नाम था कार्नेलिया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? आपका उत्तर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक थी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? तो एपियानस ने किया था। किस इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिया था? तो आपका उत्तर होगा प्लूटार्क। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत विजय के विषय में जानकारी मिलती है आहनानूर से और मुरनानूर से। एक आहनानूर है और मुरनानूर से। नेक्स्ट है, बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय का प्रमाण कहां से मिलता है? यह मिलता है महास्थान अभिलेख से। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? आपका उत्तर है बिंदुसार। अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से कौन जाना जाता है? बिंदुसार। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? तो आपका उत्तर होगा डायमेकस को। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर है डायमेकस को। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्र। ये मिस्र है। मिस्र नरेश टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने किस राजदूत को मौर्य दरबार में भेजा था? आपका उत्तर होगा डायोनिसियस। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है? आपका उत्तर है सिंहसेन से। दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे? तो 2 विद्रोह हुए थे। प्रथम बार सुसीम को भेजा गया था और द्वितीय बार अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से किस चीज की मांग की थी? तो बिंदुसार ने मदिरा की मांग की थी, सूखे अंजीर की मांग की थी और दार्शनिक की मांग की थी। जिसमें मदिरा और अंजीर तो दे दिया गया था,
लेकिन एंटियोकस ने कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है, इसलिए दार्शनिक नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कौन बताया है? तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने। किस अनुश्रुत के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? तो सिंघली अनुश्रुत के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो ये मिलता है आपके मास्की शिलालेख और गुर्जरा शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था यानी कर नीति की जानकारी हमें मिलती है, ये मिलती है रुम्यनदेही अभिलेख से। पुराणों में अशोक का क्या नाम दिया गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो आपका उत्तर होगा उज्जैन का। अगला प्रश्न है, कल्याण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक किसका उपासक था? उत्तर है आपका शिव का। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अगला प्रश्न, अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर कब अधिकार कर लिया था? तो ये 261 ईसा पूर्व में कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज नामक कोई राजा राज करता था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में जानकारी अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त होती है? आपका उत्तर है 13वें शिलालेख से। अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया, और जब वो लुम्बिनी ग्राम गया वहाँ उसने उसको करमुक्त घोषित कर दिया। करमुक्त घोषित करने का अर्थ ये नहीं कि पूरी तरह से कर समाप्त कर दिया, उसने केवल 1/6 की बजाय 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? आपका उत्तर होगा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिया था। ये दिव्य वदान में कहा गया है, जबकि दीपवंश तथा महावंश में यह भी कहा गया है इन्होंने निग्रोथ से शिक्षा ली थी, लेकिन अक्सर उपगुप्त ही सही माना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक का बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण यानी सबसे मजबूत प्रमाण भाबरू या बैराट में है। विराटनगर जहाँ तक राजस्थान में है, यहाँ भाबरू से प्राप्त होता है, यहाँ से लघु शिलालेख है उससे प्राप्त होता है, जिसमें अशोक स्पष्टता बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है, और अशोक के धम्म का उल्लेख भी इसी भाबरू के लघु शिलालेख में है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है? तो आपका उत्तर है मास्की के लघु शिलालेख में। अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश कहलाता है धर्म श्रवण। अगला प्रश्न, अशोक ने आजीवकों को रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। 4 गुफाएं थी, कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। जो अशोक का पौत्र था दशरथ ने भी आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोसाल थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? तो उन्होंने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भेजा था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा अशोक ने। अशोक ने भारत में शिलालेखों के प्रचलन की शिक्षा पारसिक वंश के दारा प्रथम से ली थी। भारत में सबसे पहले शिलालेख दारा प्रथम के द्वारा ही लाया गया था। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में उसकी किस रानी का उल्लेख है? तो आपका उत्तर होगा कारुवाकी। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों पर किन किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? तो हुई है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, ग्रीक एवं आर्मेयिक। जहां ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिला है, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिला है तथा शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसने की? तो आपका उत्तर होगा पादयात्री पैंथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? तो आपका उत्तर होगा 14। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब और किसे मिली? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिले थे। किस अभिलेख को, अगला प्रश्न, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन था? उत्तर होगा रुम्यनदेही अभिलेख। अगला प्रश्न, कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? आपका उत्तर है 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व इनके चरित्र को जांच परख को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण के अनुसार ही मुख्यमंत्री और पुरोहित के चरित्र की जांच होती थी। ये बहुत कठिन परीक्षण होता था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ या महामात्रों की संख्या कितनी थी? तो आपका उत्तर होगा 18 थी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था और इनकी संख्या कितनी थी? तो प्रांतों को चक्र कहा जाता था, इनकी संख्या 5 थी। अगला है,
प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। इनके कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। अक्सर ये राजकुल के ही होते थे, यानी महाराजा के, राजा के खानदान के ही होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और इसके मुखिया को ग्रामी कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में कितना वसूला जाता था? तो कुल का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूला जाता था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कहलाता था। आपका उत्तर होगा एग्रोनोमाई। कभी कभी एग्रोनोमाई को जिला अधिकारी भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार यह मार्ग निर्माण अधिकारी कहलाता था। अगला प्रश्न है, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी कहलाता था नायक। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग किस अमात्य के अधीन होता था? तो यह अधीन होता था महामात्य सर्प के। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को कहा जाता था संस्था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अगला प्रश्न, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक बोला जाता था। अगला प्रश्न है, सरकारी भूमि को कहा जाता था सीता भूमि। नेक्स्ट है, बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था अदेव मात्रक। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो आपका उत्तर होगा 7 वर्गों में। पहला दार्शनिक था, दूसरा किसान था, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद। इनको क्रम से याद करना जरूरी होता है। ये क्रम के अनुसार भी पूछ लेते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन था? अहीर। दूसरे नंबर पर कौन था? किसान। तो सब क्रम भी याद होना चाहिए। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरे पर अहीर, चौथे पर कारीगर, पांचवें पर सैनिक, छठे पर निरीक्षक, सातवें पर सभासद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाएं कहलाती थी। आपका उत्तर होगा रूपा जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किस राजा ने की थी? तो आपका उत्तर होगा कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने। नेक्स्ट है, मगध वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका उत्तर होगा वीरद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर सिंह वंश की नींव डाली थी। इसमें वह सभी प्रश्न लिए गए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या जिनकी एग्जाम में आने की संभावना बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग कौन कौन से थे? यह 7 अंग। 7 अंग कौन कौन से थे? तो आपका उत्तर होगा राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। नेक्स्ट है, जिले का प्रशासनिक अधिकारी कहलाता था। आपका उत्तर होगा स्थानिक। नगर में अनुशासन रखने तथा अपराधी के दमन हेतु पुलिस व्यवस्था को कहा जाता था रक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना के प्रमुख को कहा जाता था। तो नौसेना के प्रमुख को नवाध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की सेना को किसने डाकुओं का गिरोह कहा था? तो आपका उत्तर होगा जस्टिन ने। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय होता था। न्यायाधीश मौर्य न्याय व्यवस्था कठोर थी तथा न्याय का उद्देश्य सुधारवादी न होकर आदर्शवादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के न्यायालय का वर्णन है? तो 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है। प्रथम है धर्मस्थीय न्यायालय जो दीवानी न्यायालय की तरह था और दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय जो फौजदारी न्यायालय की तरह था। चोरी, डाके व लूट के मामले जिन्हें साहस कहा जाता था ये धर्मस्थीय न्यायालय में पेश होते थे। नगर के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो आपका उत्तर होगा व्यावहारिक, महामात्र कहा जाता था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश कौन था? ये फौजदारी या मारपीट, हत्या, चोरी इत्यादि के मामलों का निपटारा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के अर्थदंडों का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने 3 प्रकार के अर्थदंडों का उल्लेख किया है। प्रथम में है पूर्व साहस, द्वितीय में है मध्यम साहस और तृतीय में है उत्तम साहस। नेक्स्ट है, गुप्तचर विभाग किस अमात्य के अधीन था? ये महामात्य सर्प के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर गुप्तचरों को, जो नर गुप्तचर होते थे उनको संति, तृष्णा तथा शरद कहा जाता था, जबकि जो स्त्री गुप्तचर होती थी उनको वृषली, भिक्षुकी तथा परिव्राजक कहा जाता था। जो राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिनको सम्मिलित रूप से कहा जाता था वार्ता, यानी कृषि, पशुपालन और वाणिज्य इन सबको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। ये प्रश्न दोबारा फिर से रिपीट हो गया है। वह भी मतलब वह भूमि जिस पर बिना वर्षा की अच्छी खेती होती थी उसको अदेव मात्रक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? ये कहलाता था सीताध्यक्ष। भूमि कर उपज का कितना हिस्सा होता था? तो 1/6 हिस्सा उपज का वसूला जाता था। यहाँ विभिन्न प्रकार के कर बताए गए हैं। पहला है सीता कर। ये क्या है? कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर। एक्चुअली जो भूमि राज्य के अधीन होती थी उससे जो कर वसूला जाता था उसको सीता कहा जाता था।
दूसरा कर है भाग, यानी कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर, यानी कृषक जो अपनी भूमि पर उत्पादित सामग्री करते थे उससे जो कर दिया जाता था उसको भाग कहा जाता था। और उसके बाद तीसरा कर है निष्क्राम्य, ये निर्यात कर होता था। परिणय, ये आपातकालीन कर था। बलि, एक प्रकार का ये भू राजस्व था। बलि बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रकार का ये भू राजस्व था। हिरण्य क्या था, ये अनाज के रूप में ना होकर जो नगद के रूप में कर लिया जाता था उसको हिरण्य बोलते थे। सेतुबंध क्या था, ये एक प्रकार का सिंचाई कर होता था। सेतुबंध सिंचाई कर होता था। और विष्ट क्या होता था, ये अगर निःशुल्क श्रम और बेगार कराया जाता था तो उसको विष्ट बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य से करवाया था। अब मौर्यकालीन सिक्के पर आ जाते हैं। तो मौर्यकालीन सिक्कों में एक कसारपण या जिसको पण कहते हैं या धरण कहते थे, ये चांदी का सिक्का होता था। सुवर्ण, ये सोने का सिक्का था। मासक, ये तांबे का सिक्का था। कांकड़ी, ये भी तांबे का सिक्का था लेकिन मासक से छोटा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी कहलाता था रूपदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों को 48,000 पण तथा जो निम्न अधिकारी होते थे उनको 60 पण तक वेतन मिलता था। मौर्य काल के व्यापारिक मार्ग, इसमें प्रथम मार्ग है जिसको उत्तरापथ भी कहा जाता था। यह उत्तर पश्चिम पुष्कलावती से पाटलिपुत्र तक जाता था और यह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। द्वितीय मार्ग, ये पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी तक जाता था और कौशाम्बी के निकट उत्तरापथ में मिल जाता था। ये था उत्तरापथ में मिल जाता था। तृतीय मार्ग, ये दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। और चतुर्मार्ग, ये भृगुकच्छ जो गुजरात में है उससे मथुरा तक जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के बंदरगाह पूर्वी तट पर ताम्रलिप्त बंदरगाह था और पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ और सोपारा था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्त और पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ और सोपारा दो बंदरगाह थे। नेक्स्ट है, मौर्य काल में जलयान निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। नेक्स्ट है, बर्निस नामक बंदरगाह, ये लाल सागर पर था और इसी से भारत का विदेश से व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में शूद्रों को भी आर्य कहा गया है और चारों वर्णों को सेना में भर्ती का उल्लेख किया गया है। यानी सेना में चारों वर्ण भर्ती हो सकते थे और आर्य को मतलब शूद्रों को आर्य कहा गया और इनको मलेच्छों से अलग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी तथा विवाह विच्छेद या तलाक को कौटिल्य ने मोक्ष कहा है, यानी स्त्रियों को स्वतंत्रता मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को कहा जाता था रूपा जीवा। नेक्स्ट है, ऐसी स्त्रियां जो प्रायः घर के अंदर ही रहती थी उनको अनिष्कासिनी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पी को कहा जाता था। तो जो देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पी होते थे उनको देवता कारु कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को राज्य से मिली कर मुक्त भूमि कहलाती थी ब्रह्मदेह। नेक्स्ट है, पुराणों में कौटिल्य को दुर्जर्षभ कहा गया है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। व्यापारियों की श्रेणी के प्रधान को सार्थवाह कहा जाता था। और अगला प्रश्न है, उदक माग, ये भी एक प्रकार का कर होता था जो सिंचाई कर होता था। यह मौर्य काल में वसूला जाता था। अगला है, जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, यह कथन है कौटिल्य का। नेक्स्ट है, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन है कौटिल्य का। अगला है, वह यानी अशोक प्रजा के कार्य के लिए प्रतिक्षण और प्रत्येक स्थान पर मिल सकता है और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने में उसे बड़ा संतोष मिलता है, यह उल्लेखित है छठे अभिलेख में। अगला प्रश्न है, अशोक के रंपुरवा स्तंभ पर वृषभ, लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह तथा सांची और सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई हैं। नेक्स्ट है, स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है जिसका शाब्दिक अर्थ है ढेर या थूहा। अशोक के कुल स्तंभों की संख्या कितनी थी? ये 17 थी। 14 स्तंभ लेख थे और 17 स्तंभों की संख्या थी। सबसे पहले आप इस पर ध्यान दीजिए कि स्तंभ क्या होते हैं, स्तंभ लेख क्या होते हैं। यानी एक स्तंभ में उन 14 बातों को लिखा गया था, तो वही 14 स्तंभ लेख कहा जाता था और वही हर स्तंभ पर उन्हीं 14 घोषणाओं को लिखा जाता था, तो इसलिए कहा गया 14 स्तंभ लेख। जबकि वो स्तंभ 17 थे, जब लेख जो है वो 14 थे, इसलिए कहा जाता है कि एक स्तंभ पर 14 बातें लिखी गई थी, दूसरे स्तंभ पर फिर उन्हीं 14 बातों की लिखी गई थी। इसलिए कहा जाता है जितने भी शिलालेख हैं 14 शिलालेख मिले हैं और कुल स्तंभों की संख्या 17 मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कंधार अभिलेख से मालूम होता है कि उसकी शांति नीति बहेलियों और मछुआरों पर भी लागू होती थी।
नेक्स्ट है सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए, ये 7वें अभिलेख में कहा गया है। अब यहाँ शिलालेख और उसमें उल्लिखित विषय के बारे में बताया गया है। ये 14 शिलालेख थे, यानी हर एक शिला पर, यानी जिस शिला पर लेख लिखवाए गए थे, हर एक शिला पर उन 14 बातों को लिखवाया गया है, इसलिए इसको कहा गया है 14 शिलालेख। यहाँ प्रथम में क्या था, प्रथम शिलालेख में क्या था, उत्सव का निषेध था, पशु बलि का निषेध था, और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, इस तरह कहा गया था। और दूसरे शिलालेख में क्या था, पर्यंत राज, चेर, चोल, पांड, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी का जिक्र था, पशुओं चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताया गया था। तृतीय शिलालेख यानी तीसरी लाइन में अशोक ने क्या कहा था कि महामात्र को प्रति 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश दिया गया था और राजों की नियुक्ति के बारे में व्यवस्था की गई थी। चतुर्थ शिलालेख यानी चौथी लाइन में क्या था, यहाँ भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई थी। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया था। 10वें वर्ष वो बोध गया था और 20वें वर्ष वो लुम्बिनी गया था। 11वें शिलालेख में धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करने को कहा गया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उदय हुआ था। 13वें शिलालेख जिसको पृथक शिलालेख, ये अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है, इसमें क्या था, एक कलिंग युद्ध का वर्णन था और दूसरा 5 सीमांत जो यूनानी राजा थे इनके बारे में ही इसी शिलालेख में बताया गया था, और जहां अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। 8विक राज्यों का उल्लेख भी 13वें शिलालेख में हुआ है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वीं लाइन में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट है अशोक के 7 स्तंभलेख जो 6 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। स्तंभलेख में भी वही है, 7 स्तंभलेख हैं, 6 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, यानी हर एक स्तंभ में वो 7 बातें क्रम से लगातार लिखी हुई है। पहला स्तंभलेख जो है ये प्रयाग स्तंभलेख है। पहले यह कौशाम्बी में था, अकबर ने इसको प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया। दूसरा स्तंभलेख दिल्ली टोपरा स्तंभलेख था, पहले ये टोपरा था, फिरोजशाह तुगलक इसको दिल्ली ले आया। तीसरा स्तंभलेख मेरठ दिल्ली स्तंभलेख है, ये फिरोजशाह तुगलक इसको मेरठ से दिल्ली ले आया था। चौथा है रमपुरवा जो चंपारण के बिहार में स्थापित हुआ था। 1872 में कार्लाइल द्वारा इसकी खोज हुई थी। 5वां शिलालेख है लौरिया अरेराज, ये भी चंपारण में है। 6ठा शिलालेख है लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण में है। इसकी खास बात है इसके स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। आगे मौर्य प्रांत और उनकी राजधानियों के बारे में बताया गया है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्राशी यानी पूर्वी प्रांत, इसकी राजधानी 5 थी। कुल मिलाकर प्रांत 5 थे जिनको चक्र कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ भी हैं, जिनके पहला है मंत्री जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। पुरोहित ये धर्म और दान विभाग का प्रधान था। सेनापति ये सैन्य विभाग का प्रधान था। युवराज ये राजपुत्र होता था। दौवारिक ये राजकीय द्वार का रक्षक होता था। अंतर्वेदिक ये अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था। सन्निधाता ये राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। प्रशासता ये कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेश कमिश्नर को कहा जाता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश था, उसको व्यवहारिक कहते थे। नायक ये नगर का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है कर्मांतिक, ये उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष होता था। दंडपाल ये सेना का सामान एकत्र करने वाला, कहीं कहीं इसको पुलिस अधिकारी भी कहा गया है। दुर्गपाल ये दुर्ग का रक्षक होता था। अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। इस तरह कुल मिलाकर 18 तीर्थ थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों के बारे में बताया गया है। जो प्रमुख है उसी को यहाँ बताया गया है। पहला है लक्षणाध्यक्ष, ये मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष होता था। ये दूसरा है पौत्वाध्यक्ष, ये मापतौल का अध्यक्ष होता था। सभी 26 अध्यक्षों के बारे में यहाँ हमें नहीं बताएगा, यहाँ वही बताएगा जो महत्वपूर्ण है। तीसरा है सीताध्यक्ष, ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष ये कारखानों का अध्यक्ष होता था। उसके बाद है पंड्याध्यक्ष, ये व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। अगला है गणिका अध्यक्ष, ये वैश्याओं का निरीक्षक होता था। एक महामात्र सर्पण या महामात्र सर्प ये गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। और ये कहता सूत्राध्यक्ष, ये कपड़ा उद्योग का अध्यक्ष होता था। अगला है प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य।
प्रशासनिक समिति में 30 सदस्य होते थे। ये 6 भागों में बटी होती थी। हर एक भाग में 5-5 सदस्य होते थे। यहाँ प्रथम भाग ये उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। द्वितीय, ये विदेशियों की देखरेख से संबंधित था। तृतीय, ये जन्म मरण का विवरण रखता था। चतुर्थ, ये व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करता था। पंचम, ये निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। और छठा जो था, ये बिक्री कर वसूल करना इसका काम था। प्रशासनिक समिति की तरह सैन्य समिति और उसके कार्य, सैन्य समिति भी 6 भागों में बटी हुई थी और उसमें कुल 30 सदस्य होते थे। हर एक भाग में 5 सदस्य होते थे। पहला है प्रथम समिति, ये जल सेना की व्यवस्था करती थी। द्वितीय, यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय, ये पैदल सैनिकों की देखरेख का जिम्मा था। चतुर्थ समिति के पास अश्व सेना की देखरेख करती थी। पंचम समिति, ये गज सेना की देखरेख करने का काम था। और षष्ठ समिति, ये रथ सेना की देखरेख करती थी।